मैनपुरी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह प्रेस वार्ता करते हुए विपक्ष के ईडी द्वारा कार्यवाही करके जेल भिजवाने के आरोप पर कहा कि चाहे ईडी की कार्यवाही हो चाहे अन्य जो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उन सब की कार्यवाही के लिए जांच के लिए हिंदुस्तान में स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्था है जिन पर कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं है। इंडिया गठबंधन के बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार से लिप्त लोग जाते हैं वहाँ जाके धुल जाते हैं। इस वाले बयान पर कहा कि स्वतंत्र रूप से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। कहा कि उनमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोई भी राजनीतिक संरक्षण नहीं करते हैं। जो भी दोषी हैं जेल गए हैं, जेल जाएंगे, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे किसी भी दल का हो। कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी नहीं रखेगी। जिन लोगों के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हमारी जांच एजेंसी काम कर रही है, तो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। संवैधानिक संस्था है, संविधान को अधिकार प्राप्त है, कोई राजनीतिक संरक्षण हम लोग या हस्तक्षेप इन संस्थाओं के कार्य में नहीं कर रहे हैं। जो भी दोषी हैं जेल गए हैं, जेल जाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी दल का हो। कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी नहीं रखेगी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। मंत्री, सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जो भी नेता थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो वो भाजपा में शामिल होने के बाद एकदम उनके भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई हो रही है। जो निर्दोष हैं उनको हम लोग हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे। जो निर्दोष है वो कुछ नहीं होना। मैंने कहा ना, तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर जिसके खिलाफ जो कार्रवाई अपेक्षित होगी वो होगी। और जो लोग भले ही विपक्ष के हों, यदि बेईमान नहीं है, यदि आरोप सिद्ध नहीं होता, यदि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए जाते हैं, जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो वो सब लोग बरी होंगे। मंत्री जी, ये सवाल है दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये है कि भाजपा को पत्रकार वार्ता करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरा हिस्सा ये है कि विरोधी आपका ये आरोप लगा रहे हैं कि चुन चुन के विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और ये नैरेटिव जनता भी मान रही है। क्या इसीलिए ये पत्रकार वार्ताएं की जा रही है? पत्रकार वार्ता इसलिए की जा रही है कि नैरेटिव जो बन रहा है कि राजनीतिक कारणों से विपक्ष को परेशान करने का काम किया रहा है चुनाव के टाइम पे। यही तो आपका है। उसमें कतई सत्यता नहीं है। सत्यता ये है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो किसी दल के हों, किसी वर्ग के हों, किन्हीं कारणों से हों, कार्रवाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी संवैधानिक संस्था है, ये किसी के दबाव में नहीं है। स्वतंत्र रूप से जांच एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम कर रही है। पब्लिक को समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि लगता है कि सिंपैथी वोट उनकी तरफ जा रहा है या पब्लिक में ये नैरेटिव बन रहा है कि सचमुच कुछ गलत कर रही है बात? नहीं, ऐसा नहीं है। नैरेटिव न बने, ये नैरेटिव न बन पाए, इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। ये नैरेटिव न बने, इसलिए बताना पड़ रहा है कि जनता के बीच में ये अपने तथ्यों को प्रस्तुत कर करके बार बार चिल्ला के ये नैरेटिव न जनता के बीच में बना पाए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी खाते सीज कर दिए गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने तक के लिए पैसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कोई खाते सीज नहीं हुए। जितना वो भी जो IT का असेसमेंट है वो पुराने वर्षों का है, और उतने अमाउंट के पैसे सीज किए गए हैं। जो पैसा उन पर ड्यूज था, लगातार बहुत नोटिसों के बावजूद बहुत लंबे अंतराल से पैसा वो जमा करने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी। एक अकाउंट उतने का ही, उतना रुपया, जितना रुपया का असेसमेंट उनके खिलाफ है, उतने रुपए को निकासी पर रोक लगाने का काम हुआ। खाते कोई चीज नहीं हुई, बहुत खाते हैं। मंत्री जी, ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए लेकर ये प्रेस वार्ता की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए तीसरी बार सरकार बनाने की प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश देने का काम करने जा रही है। चाहे वो यूपी हो, विभिन्न राज्यों में आप देख लें, जनता को चूक पता है। नंबर 1 इसलिए देने जा रही है कि जनता चाहती है देश की तरक्की, जनता चाहती है समाज में दबे कुचले, शोषित पीड़ित गरीबों का कल्याण। जनता चाहती है कि झोंपड़ियाँ हटके पक्की छत बने,
जनता चाहती है आयुष्मान भारत से 5 लाख का निःशुल्क इलाज हो, जनता चाहती है हर घर में निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था हो, जनता चाहती है स्वच्छ शौचालय बने, जनता चाहती है रोजी रोजगार के अवसर हों और भारत की धमक, भारत की चमक विश्व पटल पर छाए, विकासशील भारत से विकसित भारत बने। हम 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 में थे, लेकिन 2024 आते आते हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा कि हम जिस ब्रिटेन ने हम पर लंबे समय तक राज किया, जिस ब्रिटेन के राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन के उभरा है। और आने वाले समय में हम लोग दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र बनने जा रहे हैं। तो देश की तरक्की के लिए, देश की भलाई के लिए नौजवान, महिला, गरीब, किसान, इनका कल्याण हो, गांव खुशहाल हो, इसके लिए लोगों को निर्णय लेना है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। दूसरी ओर वो विपक्ष है जिसके पास न कोई रोड मैप है, न कोई देश को तरक्की के लिए कोई प्लान है, और वो दल आज एक साथ गठबंधन में इकट्ठे हैं जो एक दूसरे को गाली देते हुए ही गठित हुए हैं। और ज़्यादातर उनमें वो दल हैं जो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के विरोध में जिन दलों का, क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, केवल कांग्रेस को गालियाँ देते हुए, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के कार्यों के खिलाफ जिनका गठन हुआ है, वो आज कांग्रेस के पिछलक हुए। तो इसलिए ये चीज़ एक तरफ है मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो देश और जन जन का भला, लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा, विकास के द्वारा देश को बहुत आगे ले जाने के सपने के साथ चल रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास देश को आगे ले जाने का कोई रोड मैप है, न कोई नीति है, न कोई मार्ग है, न कोई रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, और न आज भी कोई अपनी आगे, अगर उनकी सरकार जनता बनाती है तो आगे देश को किस तरह चलाएंगे इसका भी कोई रोड मैप जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। आज का प्रेस खास रूप से उन विषयों को जो आजकल बहुत विपक्ष के लोग बहुत तेज गति से जिन पर जोर दे रहे हैं, उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ईडी का दुरुपयोग करके जेल भिजवा रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके खाते कांग्रेस के सील करा रही है, या चुनाव लड़ने के लिए पंख बनाने का काम कर रही है। इसी के विषय का ये कहना है खास रूप से कि चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे अन्य जो स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, उन सब की कार्रवाइयों के लिए, विवेचना के लिए, जांच के लिए हिंदुस्तान में स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्था है जिन पर कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं है। फिर भी आज की तारीख में सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देश में जिन गठबंधन के नेता आज एकजुट होकर के ईडी गठबंधन बनाए, उनमें से बहुमत, आधे से ज़्यादा लोग विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है, जिनके खिलाफ चाहे ईडी की जांच अभी प्रचलित हो, सीबीआई की जांच प्रचलित हो, या इनकम टैक्स की जांच प्रचलित हो। ज़्यादातर लोग वही लोग हैं जो आकंठ भ्रष्टाचार में, बड़े बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं और जिनके खिलाफ उनकी जांच चल रही है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो विभिन्न भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी हैं जो लगातार कई बार गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके ऊपर 1 रुपया का भी आरोप या 1 रुपया का भी कहीं भ्रष्टाचार का कोई स्कैंडल उनके नाम नहीं है। तो 2 मुद्दे हैं देश के सामने। एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने वाले लोग हैं जिनका संकल्प है कि हम देश में जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार में बर्बाद नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त करके जनता की गाड़ी कमाई का पैसा देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज हित में, गरीब हित में, महिला हित में, नौजवानों के हित में बचा करके खर्च करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं,
जिनका अरबों रुपए के घोटालों में इन्वॉल्व होने के बावजूद जो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो अब निर्णय जनता को लेना है कि भ्रष्टाचार परस्त लोगों को पसंद करेगी या भ्रष्टाचार पर विराम लगाने के प्रयास कर रहे लोगों को पीठ थपथपाने का काम करेगी। आज चाहे और खास रूप से बोलो जो केवल और केवल कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सत्ता में आए थे, अपने को 100% ईमानदारी का तमगा लटका के जो घूम रहे थे, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी साबित हुए हैं। जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के सारे नेता भ्रष्टाचार के ही गंभीर आरोपों में जांच में दोषी पाए जाने के बाद जेल के अंदर है। और आज वही लोग इस बात के लिए आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि इनको जेल क्यों भेजा, चुनाव के समय जेल क्यों भेजा। जो स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, जो संवैधानिक तरीके से अपना निष्पक्ष विवेचना, निष्पक्ष रूप से तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हैं, उनका चुनाव से क्या सरोकार है। उनका तो अपना काम करेंगे, विवेचना दोषी होगा जेल भेजेंगे, निर्दोष होगा कार्रवाई से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये आरोप लगा के राजनीतिक रूप से लाभ उठाना चाहते हैं, देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये पक्का दृढ़ निश्चय है कि जो भी दोषी हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण देने का काम हुआ पिछली सरकारों में, भ्रष्टाचारियों को किसी दल का हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचारी हो, उसको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। जो भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, जिसने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का काम किया, ऐसे लोगों को बिना किसी भेदभाव के जेल भेजने का काम, कार्रवाई करने का काम या उनके खिलाफ विवेचना में जो दोषी हैं उनको कठोरतम दंड देने का काम जांच एजेंसियां करेंगी। इसमें उनको कोई राजनीतिक संरक्षण सरकार की ओर से नहीं देना है। मंत्री जी, अभी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है, उसको लेकर दिल्ली में सारी पब्लिक अरविंद केजरीवाल की तरफ नजर आ रही है। बीजेपी का खुलेआम विरोध कर रही है, क्या समझा जाए। लोकसभा में विपक्ष का कहना यह है कि भाजपा तो बागों पर तैयारी कर चुकी है। देखिए, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 7 की 7 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को क्लीन स्वीप करने जा रही है। कोई दिल्ली के जनता की सहानुभूति केजरीवाल के साथ नहीं है, बल्कि दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है कि जो लोग ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आए थे कि हम ईमानदार सरकार देंगे, आम जन की तरह सत्ता चलाएंगे, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है और उन्होंने इतने बड़े घोटालों में संलिप्त करके दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार करके किया है। इसलिए आज केजरीवाल के साथ जनता नहीं है, बल्कि सही तथ्य यह है कि दिल्ली की जनता पुनः 7 के 7 सीटों पर कमल खिला करके मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम। मैनपुरी की बात कर लें, तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होने के लिए है। अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई। अगला सवाल ये है, क्या ये रिवाज जो है समाजवादी पार्टी का हमेशा बरकरार रहेगा? देखिए, पहली बात, कभी भी अब इतिहास उठा के देख लो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तब घोषित होता है जब चुनाव का नामांकन के आसपास, या कभी कभी तो तब घोषित हुआ है जब चुनाव नामांकन की तिथि का अंतिम दिन होता है, उस कभी भी। लेकिन इससे पहले अभी तो 12 तारीख से हम लोग 3rd राउंड में हैं। 3rd राउंड का मतलब 12 तारीख से हमारा नामांकन शुरू होगा। उससे पहले जबरदस्त तरीके से मजबूत प्रत्याशी आपके सामने होगा। इस बार भी सभा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं विरोधी दल और बाकी लोग। जब शुरुआत थी, चुनाव की शुरुआत हो रही थी, वो अधिसूचना भी नहीं मिली, तब पार्टी की ओर से कहा गया था कि जो सीटें हम हारे थे यूपी में, जो मजबूत गढ़ है दूसरे दलों में, जैसे समाजवादी पार्टी का मैनपुरी फिरोजाबाद की, उनकी स्थिति स्ट्रांग मानी जाती है, इन सीटों पे हम 15 फरवरी को प्रत्याशी घोषित कर देंगे। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग जिन लोगों को प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं है, सब भाग रहे हैं, इसलिए प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को आदेश देगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगा।
ऐसा किसी एक नाम बता दो जिसने लड़ने से मना किया हो। तो मंत्री क्या लगता है आपको कि ये पूरी ताकत से लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। पूरे देश की सीटें होती हैं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों पर चिंतन मंथन होता है। राज्य और केंद्र के हमारे नेता जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें बैठ करके चिंतन मंथन करके पूरे स्टेट का सामाजिक समीकरण, भौगोलिक समीकरण और विभिन्न समीकरणों को, राजनीतिक समीकरणों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेते हैं। तो 11 सीटें उत्तर प्रदेश के भी रुकी हैं, उन 11 सीटों पर भी नामांकन की तिथि से पहले, बल्कि मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही टाइम पर प्रत्याशी आपके बीच में होगा, सशक्त ताकतवर मजबूत प्रत्याशी होगा, तभी तो हम 80 की 80 पूरी करेंगे। हम आप जो भी प्रत्याशी होगा सीट जीतेंगे, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। लेकिन उसमें एक चीज ये भी है मंत्री, जैसे सपा कन्नौज की सीट डिक्लेयर नहीं कर रही है, भाजपा मैनपुरी और फिरोजाबाद की नहीं कर रही है, तो क्या कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है ये? मंत्री जी प्रत्याशी कहीं कैबिनेट मंत्री तो नहीं होंगे? नहीं, कोई भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होगा, जो भी चुनाव लड़ेगा मजबूती से लड़ेगा, ताकत से लड़ेगा, और इस बार मैनपुरी जीतेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि मैनपुरी का जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भेज रही है वो 3 लाख वोटों से हार के जाएगी। समय बताएगा, इंतजार कर ले। वो तो सरकार भी 2022 में बना रहे थे, चीफ सेक्रेटरी लेके थानेदारों तक की पोस्टिंग हो गई थी, ये परिणाम आपके सामने था। उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से करीब डिंपल। उपचुनाव विषय अलग था। उपचुनाव माननीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि के तौर पर लोगों ने दिया था, सहानुभूति का वोट था, लहर थी, सहानुभूति में लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया था। चूँकि चुनाव का समय भी वही बिल्कुल आ गया था कि जिस दिन चिता की आग ठंडी नहीं हो गई थी, तब तक उपचुनाव की यहाँ घोषणा हो चुकी थी। एक ये नैरेटिव भी चल रहा है कि भाजपा की टिकट इसलिए अटकी और वो प्रत्याशी हो सकते हैं डिम्पल के सामने, इसमें तत्व है आपने? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि विभिन्न इशू पर, विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न बिंदुओं पर गहन चिंतन मंथन के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश तय करती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजबूती के साथ होगा, ताकत के साथ होगा, और मैनपुरी इस बार कमल खिलेगा। मतलब कांग्रेस के नेता लूप लाइन में है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मतलब इसका मतलब प्रत्याशी में देरी ये आपकी रणनीति है, ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहा। जिस कार्यकर्ता को पार्टी आदेश देगी पूरी ताकत से लड़ेगा, उसमें प्रत्याशी न मिलने का प्रश्न ही कहाँ से हो गया पैदा। विपक्ष का दावा इस बार 4 लाख से जीत रहे लोकसभा मैनपुरी है। अब देखो, वो जीतते हैं, हम जीतते हैं, एक तो जीतेगा। एक आपके प्रेस नोट में एक जिक्र किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन बाप के उसकी सजा बेटी को क्यों मिल रही है, जो एक मंच पे भी देखने को मिला है कल बधाई में, और उनका नाम यहाँ मैनपुरी में भी चल रहा है। हम अपने संघमित्रा मौर्य जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमारी पार्टी कार्यकर्ता हैं। हर कार्यकर्ता को कहाँ किस रूप में इस्तेमाल होना है, किस रूप में उसकी उपयोगिता है, किस रूप में उसका पार्टी उपयोग करके चुनाव में ले जा सकती है, राज्यसभा में भेज सकती है, विधान परिषद भेज सकती है, संगठन में ले जा सकती है। किसी भी कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है, ये पार्टी बहुत चिंतन मंथन के बाद तय करती है। संघमित्रा जी हमारी पार्टी की नेता हैं और पार्टी के साथ काम कर रही है। कल भी बदायूं में माननीय मुख्यमंत्री की बैठक में वो वहाँ थी, उसी मंच पे रो रही। रोना वैसे भावुक हो गई किसी विषय को लेकर। उन्होंने खुद कहा भी है कि हम कोई किस्सा कहानी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री बगल में बैठी थी, कोई किस्सा सुना दिया, उसको लेकर के आंखों में आंसू आ गए। हो सकता है, वो तो अलग विषय है। क्या उनके आंसू मंत्री जी मैनपुरी लोकसभा पर उनको प्रत्याशी बना सकते हैं? ऐसी कवायद ना हो, कुछ भी लगता है। मैंने कहा कि किसी की उपयोगिता कहाँ हो सकती है और कब हो सकती है और किस रूप में हो सकती है, ये पार्टी तय करेगी, लेकिन सारी विकल्प और संभावना खुली हुई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संघमित्रा मौर्य जो हैं वो सपा के लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। शिवपाल यादव ने कहा है। चलो देखते जाइए अब कहाँ दे रहे हैं। नाई कितने वाले सामने आ जा रहे हैं, कौन किसके लिए प्रचार करेगा, बहुत जल्दी शीघ्र आपके सामने आ जाएगा। वो तो उनके पिताजी को भी नहीं रोक पाए, वो भी भाग गए जो उनके साथ थे। ठीक है।